So, hi everyone, this is Ashwin Jaiswal, and the chapter that we are going to do now is supply. ISC Economics Class 12 का supply chapter हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. A lot of thing in this chapter will be same जैसा हमने demand में किया था. ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे हम लोग एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे. जो बातें डिमांड चैप्टर में किया था हमने वही सब बात यहाँ पे भी करना है, बट यहाँ पे ऑपोजिट व्यू पॉइंट से करना है. डिमांड चैप्टर में हम लोग बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते थे, एंड सप्लाई चैप्टर में हम लोग सप्लायर या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे. ठीक है, सो ओनली कॉन्सेप्ट विल बी सेम बट एक्सप्लेनेशन विल बी ऑपोजिट. ठीक है, चलिए. तो सप्लाई का डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा डिमांड के जैसा ही है, जैसा हमने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था. वो था क्वांटिटी विच अ बायर वांट्स टू बाय, और यहां पे है क्वांटिटी विच अ फर्म का मतलब जो प्रोड्यूसर सेलर वो लोग है आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर. तो वहां पे क्या था, वहां पे था क्वांटिटी विच अ बायर वांट्स टू बाय, यहां पे है क्वांटिटी विच अ सेलर वांट्स टू सेल. ठीक है, और हम लोग जैसा कि वहां पे भी प्राइस और टाइम को अपने डेफिनेशन में इनकॉर्पोरेट करते थे कि डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद टाइम एंड प्राइस. सिमिलरली सप्लाई की भी जब हम लोग डेफिनेशन देंगे तो ऑलवेज सप्लाई जो होता है वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे एंड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है. ठीक है, तो सेम डेफिनेशन है, बस वहां बायर था, यहाँ पे सेलर आ गया. वहां बाई करने का विलिंगनेस था, यहाँ सेल करने का, ऑफर देने का विलिंगनेस है. ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. अच्छा, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, वो है स्टॉक. अभी स्टॉक क्या होता है, देखो अगर आप नीचे डायग्राम देखोगे तो आप समझ जाओगे कि स्टॉक होता है कि हम लोग का कैपेसिटी कितना है सप्लाई करने का. स्टॉक मींस व्हाट इज आवर टोटल कैपेसिटी. मान लो आप एक टेलीविजन सेलर है और आपके गोडाउन में 1000 टेलीविजन सेट्स है. 1000 टेलीविजन सेट्स है, मतलब आपका टोटल कैपेसिटी 1000 बेचने का है. बट राइट नाउ ये आपके गोडाउन में, बट राइट नाउ आपके जो शोरूम है टेलीविजन की, उसमें कितने टेलीविजन है, तो मान लेते उसमें 50 सेट्स आपने डिस्प्ले में लगा रखा है. जो कंज्यूमर आपके शॉप में आएगा उसे सिर्फ 50 टेलीविजन नजर आएंगे. तो उस 50 टेलीविजन को हम लोग कहेंगे स्टॉक. एंड योर टोटल कैपेसिटी जो आपने गोडाउन वगैरह में मतलब टोटल जो आप मंगा के रखे हो बेचने के लिए, अभी शॉप में नहीं ले गए, अभी गोडाउन में रखे हो, दैट इज कॉल्ड स्टॉक. ठीक है, स्टॉक जो होता है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. एंड सप्लाई जो होता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में होता है. तो सप्लाई हमेशा एक फ्लो कॉन्सेप्ट है. ठीक है, सप्लाई जो होता है ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है. आपको एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है. एंड स्टॉक जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है. स्टॉक कॉन्सेप्ट उसे कहते हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट हो, और फ्लो उसे कहते हैं जो एक पीरियड वाइज एक्सप्रेस किया जाता है. तो सप्लाई जैसा कि हमने बात किया था, ये पीरियड वाइज एक्सप्रेस किया जाता है. ठीक है, अच्छा, कभी भी सप्लाई स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता कि आप गोडाउन में मंगाए थे 1000 और आपने एक्चुअली में बेच दिया 1200. ऐसा नहीं हो सकता. आप कभी भी ज्यादा नहीं बेच पाएंगे क्योंकि आपका टोटल कैपेसिटी ही स्टॉक है. तो आप कभी भी उससे ज्यादा नहीं बेच पाएंगे, सप्लाई आप उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे. तो ट्रू फॉल्स में भी आपसे पूछ सकता है कि क्या सप्लाई कैन बी मोर देन स्टॉक. नेवर, कभी ऐसा नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये 2 मार्क्स के लिए बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. ठीक है, 2 से 3 बार तो लास्ट 10 इयर्स में आ गया है. ठीक है, दिस क्वेश्चन कीप्स ऑन रिपीटिंग, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट. ठीक है, ओके. जो भी पोर्शंस मैं करा रहा हूं बस आपको उतना करना है. ठीक है, ये सब मेरे नोट्स में गिवन है. इफ यू वांट द नोट्स, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ऐप का लिंक होगा, उस ऐप में जाकर के आप नोट सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन गेट दीज नोट्स. ठीक है, इससे बाहर का आपको कुछ नहीं पढ़ना है. टोटल नोट्स 100 पेजेस का है. फुल इकोनॉमिक्स रफली 100 पेजेस का, 100 से भी कम है एक्चुअली, बट उतना ही करना है आपको. ठीक है, उतना ही करना है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स. अभी यहाँ पे ध्यान दो. अब हम लोग फैक्टर्स देखते हैं. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो सप्लाई को अफेक्ट करेंगे. सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे. ठीक है, डोंट थिंक लाइक अ बायर, थिंक लाइक अ सेलर. ठीक है, तो सेलर के माइंडसेट से सोचेंगे, जरूर समझ में आएगा. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है प्राइस का. सेलर विल ऑलवेज वांट मोर प्राइस फॉर हिज गुड्स. ठीक है, तो जब भी प्राइस बढ़ता है ना, तो सेलर की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है. वो ज्यादा दाम होने से ज्यादा बेचना चाहेगा, वो ज्यादा प्राइस वाला प्रोडक्ट बेचना चाहेगा. ठीक है, मोर प्राइस अट्रैक्ट्स सेलर्स. ठीक है, एंड
अगर किसी चीज का प्राइस डाउन हो रहा है, ठीक है, किसी चीज का मार्केट में प्राइस डाउन हो रहा है, तो वो ऐसे चीजों को सप्लाई नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, वो मैंने आपके लिए लिख भी रखा है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया कैसा रिलेशन, तो आप बोलोगे डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो वहां उल्टा होता था, डिमांड चैप्टर में इनवर्स रिलेशन था, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखो रिलेटेड गुड्स ये वो वाला नहीं है, डिमांड चैप्टर में जो सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते थे ना, वो उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि लेट्स से यू हैव टू चॉइस, यू कैन सेल प्रोडक्ट ए एंड यू कैन सेल प्रोडक्ट बी, ठीक है। प्रोडक्ट ए आपका 30 रुपीज का बिकता है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट बी जो है वो 300 रुपए का बिकेगा। तो सेलर की दिमाग लगा के सोचो, सेलर का पोजीशन में रह के सोचो, अपने आप को सेलर बन के सोचो। आप ए बेच रहे हो जो 30 रुपए का बिकता है मार्केट में, सपोज कोई खिलौना है, टॉय है, और बी, टॉय बी जो है वो 300 रुपए का बिकता है। तो आप सेलर क्या ए बेचना पसंद करोगे या बी बेचना पसंद करोगे? यू वुड वांट टू सप्लाई दिस वन, आप बी बेचना पसंद करेंगे, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अगर हाई है, जो दूसरा वाला गुड्स, जो सामने वाला गुड्स अगर उसकी प्राइस हाई है, तो हम लोग वहां शिफ्ट करना पसंद करेंगे एज अ सेलर। सो सेलर हमेशा जब गुड्स रिलेटेड है उसमें वो उस गुड्स को सप्लाई करना ज्यादा पसंद करेगा जिस गुड्स की प्राइस ज्यादा मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट। इस पॉइंट को समझना, थर्ड पॉइंट, ठीक है, डिस्कसिंग पॉइंट नंबर 3, ध्यान से समझना। सपोज आप कुछ बना रहे हो, मान लो पेन बनाते हैं, ठीक है। सो वी आर प्रोड्यूसिंग पेन। अब पेन की हमें बनाने के लिए कॉस्ट लगेगी, ठीक है। मान लो हमें कॉस्ट लगती है 8 रुपीज, इसमें फिर हम लोग अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, ठीक है। सपोज हमने सोचा कि चलो हर पेन पे 2 रुपए प्रॉफिट कमाएंगे, तो हम लोग मार्केट में इसका प्राइस रखते हैं 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए, जिसमें से 8 रुपए बनाने में लगा, 2 रुपए हमने अपना अपना घर चलाने के लिए पैसे जोड़े और इसे मार्केट में 10 रुपए का सप्लाई किया, ठीक है। तो ये 10 रुपए का प्राइस आया। नाउ सिचुएशन क्या है, पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है अगर फैक्टर इनपुट का प्राइस चेंज हो जाए, फैक्टर इनपुट का मतलब होता है रॉ मटेरियल, जो आप बनाने में खर्च करते हो ना, अगर उसकी प्राइसेस बढ़ जाए, तो जो हमें कॉस्ट 8 रुपीज का पड़ रहा था, अभी न्यू सिचुएशन में क्या होगा? न्यू सिचुएशन में वो 12 रुपीज का हो गया। सो आप देख रहे हैं कॉस्ट बढ़ गया, बिकॉज फैक्टर इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल्स, उनका प्राइस बढ़ गया। तो पहले हम जो पेन बनाने के लिए इंक, प्लास्टिक वगैरह खरीद रहे थे, उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है। नाउ इट इज कॉस्टिंग अस 12 रुपीज। अभी तो अगर प्राइस तो अगर सेम रहा, तो हम लोग 2 रुपए के लॉस में आ जाएंगे, समझ रहे हो? तो हम लोग 2 रुपए के लॉस में आ जाएंगे। देखो प्राइस को मत चेंज करना। आई नो स्टूडेंट का दिमाग कैसा काम करता है। आप बोलोगे प्राइस बढ़ा दो, अरे प्राइस को नहीं बढ़ाना है। हम लोग प्राइस पॉइंट नंबर 1 में बात कर रहे थे, पॉइंट नंबर 3 में डोंट टॉक अबाउट प्राइस। ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है, ठीक है। आप जिस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हो इकोनॉमिक्स में, सिर्फ उसी पे रहना, आगे पीछे मत बढ़ जाना कि प्राइस बढ़ा देते हैं तो फिर फायदा हो जाएगा। नो, ये पॉइंट किसके बारे में है? फैक्टर इनपुट। तो आप सिर्फ फैक्टर इनपुट को चेंज करेंगे, प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। प्राइस को वैसे ही रखना, ठीक है। डोंट थिंक कि प्राइस बढ़ा देते तो फिर प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं। वो हम अभी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने नहीं बैठे, इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठे हैं। इकोनॉमिक्स में जिसकी बात करते हैं सिर्फ उसी को बदलते हैं, दूसरे किसी को नहीं बदलते हैं। तो प्राइस अगर 10 ही रह जाए तो हम लोग लॉस में आ जाएंगे फिर। तो इसका मतलब अगर प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट बढ़ता है, इफ द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स गोज अप, तो सेलर डिस्करेज हो जाएगा, वो सप्लाई नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो फैक्टर इनपुट है उसका प्राइस घट जाए। मान लो चीजें सस्ती हो जाए, अगर सस्ती हो जाए, मान लो 6 रुपए का हो गया, प्राइस घटा ना। सो और 10 रुपए का प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट आपका 6 रुपीज का हो गया, तो यूल गेट 4 रुपीज प्रॉफिट। तो अगर प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट घटता है, वी विल बी मोटिवेटेड टू सेल मोर, ठीक है। सो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हो गया। फर्स्ट 5 पॉइंट्स में थोड़ा ध्यान देना, बाकी सब सिंपल है। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है कि फर्म का गोल क्या है? एज अ सेलर व्हाट गोल्स यू हैव? अगर आपका गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, तब आपको कब सप्लाई करना चाहिए? व्हेन द प्राइस इज हाई, ठीक है। देखो प्रॉफिट अगर आपको बनाना है तो हायर क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट हाई प्राइसेस, ठीक है। जब दाम ज्यादा रहेगा तो हम लोग ज्यादा सप्लाई करेंगे, बिकॉज वी वांट टू अर्न मोर। लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट का राइट नाउ, अगर हमारा एम प्रॉफिट का नहीं है, वी आर अ न्यू बिजनेस, राइट नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन प्रॉफिट, राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन गेटिंग मोर कंज्यूमर्स। जैसे जियो जब स्टार्टिंग में आया था, जियो जिस टाइम लॉन्च हुआ था 2016 में, उसने फ्री में सिम बांटा था। उसको उस टाइम प्रॉफिट की फिक्र नहीं थी, उस टाइम जियो वाज नॉट वरीड अबाउट प्रॉफिट। उस टाइम जियो ने फ्री में सिम बांटा,
ठीक है, 6 मंथ्स, आई गेस 6 मंथ्स तक फ्री में उसने इंटरनेट दिया सबको। क्यों दिया? बिकॉज उस टाइम वो प्रॉफिट नहीं सोच रहा था, उस टाइम वो सेकंड वाला सेल्स मैक्सिमाइजेशन, बस सेल्स करो, भले ही लॉस हो जाए फिर भी बेचो, फ्री में बेचो, 6 महीने तक फ्री में बेचो। बट दे न्यू इट कि एक बार अगर हमने सेल्स कर दिया, लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स ले लिए, तो फिर बाद में हम लोग चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब दे आर चार्जिंग। ठीक है, तो ये गोल ऑफ द फर्म पे भी डिपेंड करता है कि आप कब सप्लाई करना चाहेंगे। इफ योर एम इज टू मेक प्रॉफिट, देन यू शुड सप्लाई मोर एट हायर प्राइसेस। इफ योर एम इज जस्ट सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो फिर दाम मत देखो, सीधा बेचो। ठीक है, ओके। लास्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी। आप खुद ही बता सकते हैं ये पॉइंट। टेक्नोलॉजी, हालांकि ये आईएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मेरे नोट्स में क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, जिसमें सारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, सो उसमें आपको ये सब पता चल जाएगा, जैसे कि मैं टेलिंग ना कि ये आईएससी एग्जाम में सेपरेटली पूछा है टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट। ठीक है, बहुत पहले भी पूछा था और अभी रिसेंटली इसको उन्होंने केस स्टडी में पूछा है, 1-2 साल पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, टेक्नोलॉजी, नाउ यू कैन टेल ऑन योर ओन ऑल्सो। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से आपको क्या लगता है, सप्लाई ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा होगा। अगर टेक्नोलॉजी सुधर जाए, वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर, कम रॉ मटेरियल में ही ज्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे एंड वी कैन सप्लाई मोर। मशीन हमारा ज्यादा क्वांटिटी बनाएगा, सो वी कैन सप्लाई मोर। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अभी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, ये लेसर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसीलिए इस पे फोकस भी थोड़ा कम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट नंबर 6, नंबर ऑफ फर्म्स। ठीक है, कितने सेलर्स है? कुछ इंडस्ट्रीज में बहुत सेलर होते हैं। ठीक है, आई टेल यू वन एग्जांपल। जैसे कि व्हीकल, अगर आप व्हीकल का सोचो, कोई भी व्हीकल, आप गाड़ी का सोच, कार का सोच लीजिए, कार का, स्कूटर, बाइक, बसेस, ट्रक्स, इतने सारे व्हीकल्स हैं। व्हीकल बनाने वाले बहुत लोग हैं। ठीक है, व्हीकल बनाने वाली कंपनीज की कमी नहीं है, तो इसीलिए व्हीकल्स की भी कोई कमी नहीं होती, बिकॉज नंबर ऑफ फर्म्स आर वेरी हाई। ठीक है, तो उसका सप्लाई भी बहुत हाई रहता है। आप कुछ भी देख लो, कार, बाइक, ऑटोज, बस, ट्रक्स, कुछ भी देख लो, सब में बहुत सप्लाई है, क्योंकि सेलर्स बहुत है, नंबर ऑफ फर्म्स बहुत है। किसी में कम भी हो सकते हैं क्या? यस। उसी जो व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर आप बैटरी बनाने वाली कंपनीज के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी लगती है, उसको बनाने के लिए ज्यादा कंपनीज है नहीं। ठीक है, एंड कंपनीज आर जनरली नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज उसमें उतना प्रॉफिट होता नहीं है, तो उसमें बहुत कम लोग हैं, एंड दैट इज वाई उसकी सप्लाई कम होती है, उसकी सप्लाई बहुत कम होती है। ठीक है, एंड जो व्हीकल कंपनीज है, वो लोग प्री ऑर्डर देकर बनवाते हैं, एक्स्ट्रा पैसा एडवांस में देकर बनवाते हैं, बिकॉज देयर आर नॉट मेनी प्लेयर्स, एंड इसीलिए उसमें कंपटीशन भी ज्यादा है। सो इन शॉर्ट, सिंपल सी बात है, अगर there are more suppliers, more firms, there will be more supply. If there are less suppliers, there will be less supplies. तो यहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशन है, वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ भी है, डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस, सेलर के हिसाब से सोचना है। ठीक है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। फ्यूचर में आपको लगता है कि दाम बढ़ने वाला है। ठीक है, आपको लगता है कि लेट्स से आप कपड़े बेचते हैं और फेस्टिव सीजन आने वाला है 2 मंथ के बाद, तो आप स्टॉक अपना रेडी रखेंगे अभी, सो दैट 2 महीने के बाद जब फेस्टिव सीजन आएगा, जब मार्केट में भीड़ आएगी, तब आप ज्यादा दाम में बेच पाओगे। सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ प्राइस राइज इन फ्यूचर, you should supply more in future. If you are expecting price fall in future, तो आप अभी जितना बेच सकते हो उतना बेच के निकल लो। ठीक है, so there will be more supply now if you are expecting price fall in future. ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी देखो, गवर्नमेंट की 2 टाइप की पॉलिसी होती है। सरकार या तो टैक्स लगा सकता है, ये मैंने आपको डिमांड चैप्टर में भी समझाया था, और सरकार आपको सब्सिडी भी दे सकती है। ठीक है, नाउ अगर सरकार आपके प्रोडक्ट पे टैक्स लगा रही है, तो आपका जो इनपुट प्राइस है, आपका जो रॉ मटेरियल का प्राइस है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर सरकार आपके प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगा रही है, तो आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइस ऑफ इनपुट, फैक्टर इनपुट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस नहीं, फैक्टर इनपुट, बनाने का खर्चा, उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर सरकार आपको सब्सिडी देती है, तो आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। अब आप खुद ही बता देंगे कि कौन सा बेटर है आपके लिए। सब्सिडी इज ऑलवेज बेटर। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि यू आर गेटिंग मोर सब्सिडी, अगर आपको मोर सब्सिडी मिल रहा है, तो आपका खर्चा कम लगेगा, तो वैसे गुड्स आप बनाना पसंद करोगे, देयर विल बी मोर सप्लाई। ठीक है,
नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट्स बिटवीन प्रोड्यूसर। कुछ इंडस्ट्री ऐसे होते हैं जहां प्रोड्यूसर्स, अलग अलग प्रोड्यूसर्स मिल करके प्राइस डिसाइड करते हैं एंड सप्लाई डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे एयरलाइन इंडस्ट्रीज या फिर अभी टेलीफोन इंडस्ट्रीज का ही देख लो ना, जो सिम कार्ड वाली कंपनीज है। जियो ने अपना रिचार्ज का आई थिंक वैल्यू बढ़ाया, ठीक है। तो जियो ने बढ़ाया, लेकिन साथ में एयरटेल ने भी बढ़ाया, ठीक है, और भी कंपनीज ने बढ़ाया। तो इसे कहते हैं एग्रीमेंट बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कि जब हम बढ़ाएंगे तो आप भी बढ़ाना उसी टाइम। तो ये कोई मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन देम। और ये लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जियो एंड एयरटेल नाउ, आई एम टॉकिंग इन जनरल, कि कभी कभी ये लोग कार्टेल बना लेते हैं। कार्टेल मतलब एक ग्रुप, और वो लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं। एग्रीमेंट करके मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट कर लेते हैं। कोई भी सप्लायर मार्केट में सप्लाई नहीं करता उस टाइम, जानबूझ के शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, एंड उसके बाद फिर प्राइस राइज होना शुरू होता है, देन दे विल सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई काफी हद तक डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर्स का आपस में कैसा एग्रीमेंट है। इफ दे वांट टू सप्लाई मोर राइट नाउ दे कैन डू इट। जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वो लोग ऑयल सप्लाई ऐसी करते हैं, वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं कब करना है कब नहीं करना है, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 10 इज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट में जाएंगे, जो पहाड़ों वाला रीजन है, तो वहां पे प्रोडक्ट्स काफी कम सप्लाई होते हैं, एंड द रीजन इज रोड्स की कमी है। जैसे प्लेन्स वाले एरिया में जितने रोड्स है वैसे वहां पे नहीं है, अब बन रहे हैं बट अभी भी पहले से कम है, सॉरी पहले से ज्यादा है बट बाकी जगहों से कम है, ठीक है। सो रोड्स की कमी होने से, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की कमी होने से सप्लाई हिंडर होता है, ठीक है। तो सप्लाई विल बी लेस। एंड लास्ट, सप्लाई डिपेंड्स ऑन नेचुरल फैक्टर्स ऑल्सो। सप्लाई डिपेंड्स ऑन नेचुरल फैक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चरल गुड्स की सप्लाई जो है वो टोटली नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर रेनफॉल अच्छा होगा तो एग्रीकल्चरल सप्लाई अच्छा होगा। इफ रेनफॉल इज नॉट गुड, टू मच हीट, तो उससे क्या होता है, एग्रीकल्चरल सप्लाई इंपैक्ट होता है। सो दीज वर द फैक्टर्स जो हमने अभी तक देखा। सो वी हैव सीन सप्लाई का डेफिनेशन, स्टॉक एंड सप्लाई का डिफरेंसेस, एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट यही था, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और लॉ ऑफ सप्लाई में आप ध्यान रखना कि इसका डेफिनेशन बोलोगे कैसे। लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली ये बात करता है कि प्राइस एंड सप्लाई दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी दोनों साथ में ऊपर जाएंगे या फिर दोनों साथ में नीचे आएंगे, ठीक है। सो इफ द प्राइस फॉल्स डाउन द सप्लाई आल्सो कम्स डाउन, इफ द प्राइस rises the quantity supplied also rises। इफ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग ये वाला पॉइंट लिखना भूल जाते हैं और उसके चलते आपका हाफ मार्क्स कट जाता है। इफ अदर फैक्टर्स, अदर मतलब प्राइस छोड़ के, ठीक है, प्राइस को छोड़ के, अभी हमने इतना सारा फैक्टर्स देखा ना यहाँ पे, इट सॉ 11 फैक्टर्स टोटल। तो प्राइस वाला पहला जो पॉइंट था, ये वाला, प्राइस को छोड़ के जितने भी बाकी पॉइंट्स है वो क्या होने चाहिए, वो कांस्टेंट रहने चाहिए, मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, इकोनॉमिक्स में हमेशा जिस चीज की बात करते हैं बस उसी को वेरिएबल मानते हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि उनमें कोई चेंजेस आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप अजम्पशन पढ़ोगे तो अजम्पशन में यही सब अजम्पशन दिया हुआ है, फैक्टर का नाम लिखा हुआ है एंड रिमेन कांस्टेंट, फिर फैक्टर का नाम लिखा हुआ है, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स। तो आप कोई भी दो फैक्टर्स लर्न कर सकते हैं, लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, बस यहाँ पे अगर 11 नाम याद है तो इनका नाम लिखने के बाद आप लिख दो देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। अब मेन बात ये आता है कि रीजन क्या है, ठीक है, ऐसा होता क्यों है, मतलब व्हाई डज इट हैपेंस कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी भी बढ़ेगा, ये प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, एंड प्राइस घटने से क्वांटिटी सप्लाइड घटेगा। ऐसा क्यों होता है, व्हाई? तो व्हाई का एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब ध्यान से देखना ऐसा क्यों होता है, ठीक है। थोड़ी देर पहले भी हमने बात किया था वो पेन वाला एग्जांपल में, कि सपोज हमें पेन बनाने का कॉस्ट आ रहा है 8 रुपीज, इसमें हम लोग अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं 2 रुपीज, तो मार्केट में ये कितने का बिकेगा, प्राइस विल बी 10 रुपीज, ठीक है। 8 रुपए का हमें बनाने में लगा, 2 रुपए हमने अपने जोड़े और 10 रुपीज का ये प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है।
ठीक है। नाउ क्या होगा इस एग्जांपल में, प्राइस विल चेंज, है ना, लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, प्राइस चेंज होता है, प्राइस चेंज होता है। तो प्राइस अगर बढ़ेगा, लेट्स से प्राइस 10 रुपीज की जगह 15 रुपीज हो गया, प्राइस हैज गॉन अप, प्राइस हैज गॉन अप, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगा पहले। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या आपका कॉस्ट में कुछ चेंजेस है, कॉस्ट तो सेम रहेगा। मैंने क्या बोला, जो चीज का डिस्कशन हो रहा है बस उसी को चेंज करना है, बाकी और किसी चीज को चेंज नहीं करोगे। सो दिस विल रिमेन 8। अगर खर्चा आपका 8 रुपीज है और प्रोडक्ट आपका 15 में बिक रहा है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट, 7 रुपीज। ये सेलर्स को अट्रैक्टिव लगता है 7 रुपीज, खाला फॉर अ रीजन, not 7 actually, increase in profit, and that is why they will supply more, ठीक है, because they are getting more profit, that is why they will supply more। ये पहला रीजन है। एंड जो हमारा सेकंड रीजन है यहाँ पे, सेकंड रीजन वो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, वो बोलता है कि जब ये होता है ना, whenever profit increases, so market में new suppliers get attracted, ठीक है, it will induce other suppliers also to come and supply more। तो क्या होगा, मार्केट में देयर विल बी मोर सप्लायर्स जो कि आके सप्लाई करेंगे, एंड नंबर ऑफ फर्म्स जब ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली सप्लाई विल बी मोर, सो हायर प्रॉफिट। करंट वालों को तो, करंट सप्लायर्स को तो अट्रैक्टिव लगता ही है, बट जो अभी सप्लायर्स नहीं है तो वो भी फिर आ जाएंगे और मार्केट में सप्लाई बढ़ा देंगे। तो इसीलिए प्राइस बढ़ने से सप्लाई इंक्रीज होता है, और प्राइस घटने से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सो दैट विल डिक्रीज द सप्लाई, ठीक है। ये पूरा पोर्शन मेरे नोट्स का ही कटआउट है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन मतलब क्या, मतलब प्राइस बढ़ेगा बट सप्लाई हो सकता है ना बढ़े, प्राइस कम होगा बट सप्लाई हो सकता है कम ना हो, मतलब लॉ ऑफ सप्लाई हो यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। तो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाला एक लेबर का केस का एग्जांपल है, इसका प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है वो नोट्स में गिवन है, बट आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना। अच्छा, लेबर के केस वाला मैं पहले समझाता हूँ, ठीक है। लेबर्स के केस में ध्यान से सुनना। लेबर्स के केस में हम लोग प्राइस नहीं बोलते, हम लोग वेजेस बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी लेबर को हायर करना है तो उसका एक दाम देना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट कॉल्ड प्राइस, दैट इज कॉल्ड वेजेस, ठीक है। सपोज आप लेबर को 5 आवर्स काम कराते हैं और 5 आवर्स का यू गिव देम लेट्स से 100 रुपीज, ठीक है। आप 100 रुपए देते हो लेबर को, ठीक है। लेबर्स है कितने, मान लेते हैं देयर आर 10 लेबर्स, आवर्स कितने हो रहे हैं, ठीक है, आवर्स कितने हो रहे हैं, 5 आवर्स। तो अगर एक काम करते हैं ना, चलो ठीक है, अब लिख दिया तो लिख दिया, 10 लेबर्स है, 5-5 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने लेबर आवर का काम हो रहा है, कितने लेबर आवर का काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है 50 घंटे का। एक आदमी 5 घंटे काम कर रहा है तो 10 आदमी 50 घंटे का काम कर देंगे, ठीक है। there will be 10 people, one person is working for 5 hours, so 10 people are giving you work, 10 people are giving you output of 50 hours, समझ रहे हो। एक जन 5 घंटे का आपको आउटपुट देता है तो 10 जन 50 घंटे का आउटपुट दे रहे हैं, वो उतना काम कर दे रहे हैं जो काम करने में 50 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली हमें किस में इंटरेस्ट है, हमें इन दो चीजों में इंटरेस्ट है। नंबर 1 वेजेस में इंटरेस्ट है, बिकॉज वेजेस रिप्रेजेंट प्राइस ओवर हियर, एंड लेबर आवर एक्चुअली रिप्रेजेंट सप्लाई ओवर हियर, कि कितना सप्लाई मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू नाउ, हम लोग प्राइस बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 150 कर देते हैं, और 150 करने से होगा ये कि वी आर टेलिंग देम कि देखो भाई 150 रुपीज दे रहे हैं, आप ना 7 आवर्स के लिए आओ, वी आर गिविंग यू मोर प्राइस, वी आर गिविंग यू मोर वेजेस, सो यू कम फॉर 7 आवर्स। तो अब आप देखोगे कि कुछ लेबर्स, कुछ नहीं मतलब सारे लेबर्स आपको इंटरेस्टेड दिखेंगे क्योंकि दाम ज्यादा मिल रहा है, तो देयर विल बी मोर सप्लाई, आपका 70 वर्क आवर्स मिल रहा है, आपको 70 लेबर आवर्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे ही आपने प्राइस बढ़ाया तो आपको मोर सप्लाई मिला, ये तो लॉ ऑफ सप्लाई अभी तक फॉलो हो रहा है। बट आप क्या करते हो, आप इससे भी आगे बढ़ जाते हो, आप बोलते हो कि चलो मैं 200 रुपए दूंगा, यू आर इंक्रीजिंग द प्राइस अगेन, सेकेंड टाइम आप इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन आपने कंडीशन ये रखा है कि आपको 10 आवर्स काम करना पड़ेगा, 200 रुपए दूंगा, आपको 10 आवर्स काम करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या होगा ना, देखो इंसान मशीन नहीं होता, लेबर्स तो इंसान है बट इंसान मशीन नहीं होता।
and what will happen that some of the laborers will not accept the offer, वो पीछे हट जाएंगे, वो बोलेंगे भाई मेरा बहुत हो गया, 10 घंटे काम नहीं कर सकता, ठीक है, and some of them will say no to the offer, only 6 of the laborers will come, कुछ ही लेबर्स आए, बाकी 4 लोग क्यों नहीं आए, क्योंकि उनको रेस्ट चाहिए था, so they won't come। तो अभी 6 into 10 आपका 60 लेबर आवर्स का सप्लाई आया, मतलब पहले से कम हो गया, प्राइस आपने ज्यादा दिया बट आपको सप्लाई बराबर में कम मिला। इफ यू इंक्रीज द प्राइस मोर एंड पुट द कंडीशन कि आपको 13 आवर्स काम करने होंगे, आप देखोगे और लोग चले जाएंगे, अब सिर्फ 4 लोग बचे, यू गॉट 4 into 13 52 लेबर आवर, तो और कम हो गया। इसका मतलब लॉ ऑफ सप्लाई लेबर के केसेस में फुल्ली काम नहीं करता है। इस स्टेज पे तो काम किया, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया तो उन्होंने भी सप्लाई बढ़ाया, बट आफ्टर दैट आपने तो प्राइस बढ़ाया है लेकिन उन्होंने आवर्स और घटा दिए, उन्होंने, क्योंकि लेबर्स आर पीपल एंड पीपल नीड रेस्ट, पीपल कांट कीप ऑन वर्किंग। अगर आप ज्यादा पैसा फेंकते रहोगे तो वो ज्यादा काम नहीं करेंगे, ये एक लिमिट तक ही होगा बट उसके बाद नहीं होगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ इनिशियली तो ऊपर जाएगा, इनिशियली तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई हमने देखा यहां फॉलो हुआ है, बट एक लेवल के आने के बाद वो ग्राफ घूम जाएगा, तो इसे हम कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग कर्व, ठीक है। इसका आंसर प्रॉपर कैसा लिखना है वो मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, ठीक है। अच्छा, क्या यही was this the only thing? No, इसके अलावा भी होता है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं और भी टॉपिक्स है जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं फॉलो होगा। नंबर 1 इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर के केस में नेचुरल फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो इवन इफ द प्राइस गोज हाई, इवन इफ द प्राइसेस इंक्रीज, सपोज कोई वेजिटेबल का प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई को इंक्रीज करना नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेचुरल फैक्टर पे डिपेंड करता है। जस्ट बिकॉज दाम बढ़ गया तो आप सप्लाई भी बढ़ा दोगे, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है उससे सप्लाई करने में 6 महीने का टाइम लग जाए, हो सकता है प्रॉपर रेनफॉल ना हो सकता है सॉइल की फर्टिलिटी ना हो सकता है अभी सीजन ही नहीं है उसको प्रोड्यूस करने का, तो इसीलिए प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट बिफोर आल्सो। अगर आप राइट नाउ लेट्स से द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड, प्राइसेस हैव ऑलरेडी इंक्रीज्ड, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि यू शुड इंक्रीज द सप्लाई, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि अभी और बढ़ने वाला है प्राइस पहले 90 था, 90 से 100 हो गया, बट वी विल स्टिल नॉट सप्लाई एज अ सेलर, वी विल स्टिल नॉट सप्लाई। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जब 120 होगा ना तब सप्लाई करेंगे। सो वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग मोर हाइक इन द प्राइस एंड देन वी विल सप्लाई। देन आता है बैकवर्ड इकोनॉमीज, ऐसे कंट्रीज जहां पे दाम तो बढ़ रहे हैं बट सप्लाई बढ़ाने के लिए उनके पास फैसिलिटीज नहीं है। दे डोंट हैव लेबर्स, दे डोंट हैव स्किल्ड वर्कर्स, दे डोंट हैव फैक्ट्रीज, दे डोंट हैव प्रॉपर रॉ मटेरियल, दे डोंट हैव मनी टू डू द सप्लाई। बैकवर्ड है, ठीक है। तो इवन इफ प्राइसेस गो हाई वो लोग सप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे रेयर कमोडिटीज, थिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल नेचर, ठीक है। पुरानी पेंटिंग्स हो गई, पुराने कुछ हिस्टोरिकल चीजें हो गए, तो इनका क्या है ना, इनका सप्लाई नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि ये हिस्टोरिकल आइटम्स है ना, तो नया तो हम लोग फैक्ट्री में बना नहीं सकते। इनका तो प्राइस इसीलिए है बिकॉज दीज थिंग्स आर हिस्टोरिकल इन नेचर, और हिस्टोरिकल है मतलब जिन्होंने बनाया वो तो चले गए, तो अब तो वो बना नहीं सकते। सो इसीलिए इसका न्यू सप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, हिस्टोरिकल चीज है, ठीक है। सो दीज आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पोर्शन से आपको मेनली डिफरेंसेस पूछा जाता है, ठीक है, विथ डायग्राम, ठीक है। तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए एंड 2 डिफरेंसेस भी कर लिया तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली, ठीक है। आइदर डिमांड चैप्टर से आएगा या इस चैप्टर से आएगा, मूवमेंट और शिफ्ट के बीच में, ठीक है। मूवमेंट और शिफ्ट में मैंने बहुत टाइम लगा करके आपको डिमांड चैप्टर में ये पोर्शन सिखाया था। इसमें भी कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली सेम, देयर इज नो डिफरेंस एक्सेप्ट वन थिंग कि वहां डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था और यहां पे सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। सप्लाई कर्व जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और डिमांड कर्व जो होता था वो नीचे की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ आता था। दैट इज द ओनली डिफरेंस। कॉन्सेप्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है।
हाँ, इधर एक और डिफरेंस ये मिल जाएगा आपको कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में अगर आप डिमांड कर्व याद करो, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता था, यहां कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में सप्लाई कर्व नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट रहेगा। और एक्सटेंशन या एक्सपेंशन के टाइम में हमारा जो डिमांड कर्व होता था वो नीचे आता था, लेकिन सप्लाई कर्व ऊपर जाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, डायग्राम बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, वो वही है जो मैंने डिमांड चैप्टर में सिखाया था, बस उसमें हम लोग डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बना रहे थे, यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाएंगे। शिफ्टिंग में तो और भी कुछ चेंज नहीं है, वहां पे भी लेफ्ट का मतलब डिक्रीज होता था, यहां पे भी लेफ्ट का मतलब डिक्रीज, वहां पे भी राइट का मतलब इंक्रीज होता था, यहां पे भी राइट का मतलब इंक्रीज। नो चेंज एट ऑल, शिफ्ट बिल्कुल सेम है। हाँ, मूवमेंट में ये हो गया कि वहां पे अपवर्ड जब मूवमेंट होता था, अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बोलते थे, यहां पे हम लोग एक्सपेंशन बोलेंगे। वहां पे डाउनवर्ड जो मूवमेंट होता था, डाउनवर्ड डिमांड चैप्टर में जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता था तो उसे हम लोग एक्सपेंशन बोलते थे, यहां पे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। वहां डिमांड कर्व बस नीचे आता था, यहाँ सप्लाई कर्व ऊपर जा रहा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, वहां बहुत टाइम लगा के मैंने आपको सिखाया था, इसलिए टाइम लगाया था ताकि आगे जाके टाइम बचा सके। ठीक है, सो आई एम मूविंग अहेड। डिफरेंसेस आपको दो याद करने हैं और डायग्राम बनाने आपको आना चाहिए। ठीक है, बनेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने डिमांड चैप्टर में सिखाया था, नो चेंज एट ऑल। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का एक छोटा सा पोर्शन है जहां पे सप्लाई कर्व एंड सप्लाई शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। अगेन दिस पार्ट इज आल्सो सेम, डिमांड वाला ही जैसा है, बट एक बार मैं बना के दिखा देता हूं। ठीक है, अगर आपको प्राइसेस गिवन है, ये पोर्शन मेरे नोट्स में गिवन है, एक पूरा पेज में इसको मैंने बना के दिया है, और इससे एक एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बनता है, वो भी मैंने वहां पे हाईलाइटेड है। ठीक है, अलग से लिखा हुआ है। अभी इस पर ध्यान दो। शेड्यूल किसको बोलते हैं? कुछ लोग स्केड्यूल बोलते हैं। स्केड्यूल या शेड्यूल किसको बोलते हैं? अगर डेटा इज गिवन इन टैबुलर फॉर्म, जैसे प्राइस है 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज, दीज आर द प्राइसेस। ठीक है, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज, दीज आर द प्राइसेस। अब सप्लायर ए क्या करता है? सप्लायर ए बेचता है 50 यूनिट्स, दाम बढ़ जाने से वो बेचता है 100 यूनिट्स, और दाम बढ़ जाने से वो बेचता है 150 यूनिट्स, और दाम बढ़ जाने से वो बेचता है 200 यूनिट्स। तो ये जो मैंने आपको प्राइस और क्वांटिटी का डिटेल दिया, ये टेबल बना के दिया। तो जब आपको डिटेल इन दोनों का, प्राइस और क्वांटिटी का, टैबुलर फॉर्म में डिटेल गिवन है, तो आप इसे क्या कहोगे? आप इसे सप्लाई शेड्यूल कहोगे। एक ही बंदे का मैंने आपको यहां पे डिटेल दिया है, तो इसे आप इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहोगे। दिस इज इंडिविजुअल। ठीक है, क्योंकि एक जन का दिया हुआ है। मान लो आपको सारे सप्लायर्स का मिला करके दे दे, जैसे मान लेते हैं मार्केट में दो सप्लायर है, नंबर 1 ए, नंबर 2 बी, दो ही सप्लायर है मान लेते हैं, शॉर्ट एग्जांपल। अच्छा, ए का कितना है? 50, 100, 150, 200। बी का भी मान लेते हैं वैसे ही है, 50, 100, 150, 200। तो अगर दोनों का कंबाइन कर दे तो पूरे मार्केट का कितना सप्लाई है? 50 प्लस 50, 100, 200, 300 एंड 400, राइट? तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नाउ। इसे हम कहते हैं मार्केट सप्लाई, टेबल फॉर्म में है तो शेड्यूल। यही चीज अगर ग्राफ फॉर्म में बना के दे दिया जाए, इसी को अगर आप ग्राफ फॉर्म में प्लॉट करोगे ना, तो यू विल गेट अ अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। अपवर्ड स्लोपिंग तब होता है जब पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग हम लोग तब बोलते हैं व्हेन देयर इज पॉजिटिव, ये सब मेरे नोट्स में गिवन है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। व्हेन देयर इज पॉजिटिव रिलेशन किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई वाला। ठीक है, जब क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, एंड मार्केट का भी ग्राफ जो है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, मार्केट का भी अपवर्ड स्लोपिंग होगा, बट मार्केट वाला थोड़ा फ्लैटर होगा। ठीक है, मार्केट वाला जो है थोड़ा, अगर आप इंडिविजुअली बनाओगे, ए का बनाओगे ना तो ऐसा बनेगा, बी का बनाओगे ऐसा बनेगा। ठीक है, हालांकि दोनों का डेटा सेम है तो एक ही जगह आना चाहिए था, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ठीक है, दोनों का डेटा सेम है तो एक ही में आना चाहिए था, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि इंडिविजुअल जो कर्व्स होते हैं ना, इंडिविजुअल जो सप्लाई के लाइंस होते हैं वो स्टीप होते हैं, ये स्टीपर होते हैं। ठीक है,
और जो मार्केट का बनेगा ना वो थोड़ा फ्लैट बनेगा, वो थोड़ा फ्लैटर होता है क्योंकि दोनों को जोड़ करके बन रहा है तो वो फ्लैटर होता है। यही सेम चीज डिमांड में भी बात किया था, यही सेम चीज यहाँ पे भी बात किया। जितना भी मैंने यहाँ पे बात किया ये सब मेरे नोट्स में एक पेज में गिवन है, आपको बस वो पूरा पेज अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि टॉपिक छोटा है बट यहाँ पे 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मोस्टली सब 1-1 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे बट 3-4 टाइप के, वैरायटी बहुत है, तो एक बार के लिए वहां से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एग्जैक्ट सेम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जैसा, और ये मैंने नोट से ही कटआउट अपना यहाँ पे दिया है आपको, ठीक है। ये सब जो शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट है ना ये सब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने नोट्स में यहाँ वन लाइनर दे रखा है, ठीक है। जिनके पास नोट्स है वो देख सकते होंगे, जहां जहां पे भी मैंने वन लाइनर डाला है, ठीक है। ये सब पहले नहीं होता था बिकॉज पहले एमसीक्यूज आता नहीं था, ये 2-3 साल से स्टार्ट हुआ है, तो मैंने ना कहीं कहीं पे ऐसे वन लाइनर डाले हैं। ये वन लाइनर का इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि आपका जो सेक्शन ए आएगा ना, सेक्शन ए 16 मार्क्स का, वो 16 मार्क्स यही सबसे पूछेगा। तो जहां जहां मैंने वन लाइनर डाला है उसको आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, ठीक है। इनफैक्ट पूरा नोट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, ये पोर्शन हमने ऑलरेडी डिमांड चैप्टर में कर लिया है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे एक्सेप्ट वन थिंग कि वहां पे इनवर्स रिलेशन होता था, यहां पे प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशन है। इनमें कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घटेगा। कितना डिग्री? दैट इज इलास्टिसिटी, ठीक है। और इलास्टिसिटी के 5 डिग्रीज होते हैं, यही हमने डिमांड में भी 5 डिग्रीज पढ़ा था, यही 5 डिग्रीज यहां पे भी है। मीनिंग भी वहां पे जो था वही मीनिंग यहां पे भी है। दी ओनली डिफरेंस इज कि वहां प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता था, यहां प्राइस बढ़ने से सप्लाई साथ साथ में बढ़ेगा। दी ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है और कुछ भी अलग नहीं है। जितना यहाँ पे गिवन है इन सबको बहुत डिटेल में डिमांड के टाइम में समझाया था, तो अगर आपने वो समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत इजी है, आपको बस एक बार गो थ्रू कर लेना है, जितना हाईलाइटेड है बस उस सब पे ध्यान देना, ठीक है। सो आप बस नेम्स पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या क्या नाम है, ठीक है। फोकस ऑन द नेम्स, फोकस ऑन द वैल्यू, फोकस ऑन डिस्क्रिप्शन एंड फोकस ऑन डायग्राम। डायग्राम मैंने वहां पे आपको इंडिविजुअली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इंडिविजुअली मैंने सबका डायग्राम कैसे बनता है वो बनाना सिखाया था। सेम लॉजिक, ठीक है, सेम लॉजिक जैसा वहां पे सिखाया था। आई टुक 15 मिनट्स फॉर ऑल दीज 5 डायग्राम्स और 15 मिनट में 5 डायग्राम मैंने आपको बनाना सिखाया था वहां पे। वही लॉजिक के साथ यहां पे भी बनेगा, बस आपको क्या ध्यान रखना है? डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन इसलिए याद रखना है क्योंकि अगर प्राइस गोज अप तो सप्लाई विल आल्सो गो अप। वहां पे मैं क्या कर रहा था? इफ प्राइस गोज अप तो मैं डिमांड को कम कर रहा था, वो डिमांड चैप्टर में। यहां पे दोनों साथ में बढ़ेंगे या साथ में घटेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी कॉन्सेप्चुअली देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि सप्लाई को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिखाया था तो मैंने आपको वहां पे एक टेबल बनाने को बोला था, ठीक है। ऐसे हम लोग एक टेबल बनाते थे, एक तरफ प्राइस रहता था और दूसरी तरफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई का आ जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा सप्लाई का। बाकी टेबल सेम बनेगा जैसा आई टॉट यू देयर, ओल्ड, चेंज एंड न्यू। मैंने आपको पहले भी बोला था अगर आपने ये टेबल बना लिया तो आपका कभी सम रॉन्ग नहीं होगा। वही रूल यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, नथिंग एल्स। हाँ, वहां पे मैंने आपको एक चीज बोला था कि इफ प्राइस इज गोइंग अप तो सप्लाई को आप डिमांड को आप माइनस करना, क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन था। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, लेकिन यहां पे आप दोनों को प्लस करेंगे या फिर दोनों को माइनस करेंगे। अगर प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। आइदर बोथ विल बी पॉजिटिव और बोथ विल बी नेगेटिव। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहां पे हम लोग उल्टा करते थे, डिमांड चैप्टर में वी यूज्ड टू डू रिवर्स। अगर प्राइस पॉजिटिव था तो डिमांड को नेगेटिव, अगर प्राइस नेगेटिव था तो डिमांड को पॉजिटिव करते थे। दिस इज द ओनली डिफरेंस यहाँ पे, और कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूला अगर आप देखोगे वही फॉर्मूला है, सिर्फ डिमांड की जगह सप्लाई आ गया है। फॉर्मूला वाइज भी सेम है, ठीक है। सम वैसे आने से उधर से ही आता है, बट इधर से भी आ जाएगा तो इट मेक्स नो डिफरेंस। फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सेम, टेबल इज एग्जैक्टली सेम, ओनली दिस पार्ट का आपको ध्यान रखना है। वहां उल्टा करते थे, यहाँ पे डायरेक्ट काम करना है। लास्ट पॉइंट, अब ये जो आंसर गिवन है ये आपके आईएससी का सजेस्टेड आंसर है, दिस इज नॉट माय आंसर। हाँ, मैंने अपना ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है, अदरवाइज ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और इस 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आईएससी ने पूछा था
कि आप ज्योमेट्रिक मेथड समझाओ इलास्टिसिटी फाइंड करने का। तो ज्योमेट्रिक मेथड इसमें कैसे होता है मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, 6 मार्क्स का आया था। एंड दिस जो मैंने आपको यहाँ पे कटआउट दे रखा है, ये काउंसिल का गिवन आंसर है, ठीक है। ये जो डायग्राम है एग्जैक्टली उन्हीं के आंसर स्क्रिप्ट से लेकर मैंने यहाँ पे डाला है, ये मेरा डायग्राम नहीं है, इट इज देयर डायग्राम, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक शॉर्टकट मैंने ऐड किया, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो शॉर्टकट से भी आप कर सकते हो, उनका जो पॉइंट था वैसे भी आप कर सकते हो। आई डोंट एक्सपेक्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन एनी मोर, क्योंकि 16 मार्क्स का तो टोटल ब्लॉक बन रहा है, तो 6 मार्क्स यहाँ से आएगा नहीं, ठीक है। अब नहीं आएगा, बट फिर भी कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहले मान लेते हैं ये एक सप्लाई कर्व है, सपोज दिस इज अ सप्लाई कर्व, ठीक है। एस एस इसका नाम दे देते हैं। नाउ अब क्या होगा, अब आपको बोलेगा कि आप इलास्टिसिटी फाइंड करो इस कर्व की। तो आपको क्या करना है ना, आपको इस सप्लाई कर्व को और एक्सटेंड करना होगा, ठीक है। आपको इस सप्लाई कर्व को और एक्सटेंड करना होगा और देखना होगा कि ये कहां पे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। अगर ये वाई एक्सिस पे ज्वाइन होता है, जैसे कि यहां पे हो रहा है, अगर ये वाई एक्सिस पे ज्वाइन हो रहा है, तो आप सिंपली बोल सकते हो ये इलास्टिक है। अगर आपने इसको एक्सटेंड किया और ये वाई एक्सिस पे ज्वाइन हो रहा है, तो मेरा शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि देखो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग मैं वो भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। क्या आएगा वो सुनो, क्योंकि एग्जाम देना है ना, तो एग्जाम में तो वही जो आएगा बस उतना पता होने से ही हो जाएगा। इसीलिए मैंने शॉर्टकट बनाया, आई एडेड दिस पोर्शन जस्ट फॉर यू पीपल, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या करना है आपको, आपको बस जो लाइन बना हुआ है ना उसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। डॉटेड लाइन से आप उसको एक्सटेंड करो, देखो कहां जाके ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। इस लाइन को मैंने रेड से आगे बढ़ाया और मैंने देखा कि वाई एक्सिस पे ज्वाइन हो रहा है। सिंपली आप मेरा शॉर्टकट याद रखिएगा, अगर वाई एक्सिस पे ज्वाइन होता है तो इसको इलास्टिक बोलते हैं। अब मैं आपको इसका लॉजिक भी समझा देता हूँ। होता क्या है कि एक फॉर्मूला है, जो आप देखोगे ना, काउंसिल ने आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रखा है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये, आप इस पॉइंट को ए बोल दो, ठीक है। तो पहले हम लोग ये ले लेते हैं, एक प्राइस पॉइंट ले लो, ठीक है। एक क्वांटिटी का पॉइंट ले लो, क्वांटिटी वाले पॉइंट को आप बी बोल दीजिए, ठीक है। काउंसिल आपका वही कर रहा है। उसके बाद आप इस पॉइंट को ए बोल दो जहां पे आपने ज्वाइन कराया है, ठीक है। और ओरिजिन तो ओ रहेगा, ठीक है। आपका काउंसिल ये बोलता है कि आप इलास्टिसिटी के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए ये फॉर्मूला लगाइए। नीचे में आप ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ओ बी, ठीक है। नीचे में आप ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, ये रहा ओ बी, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ओ बी का डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए और ऊपर में आप ये जो लाइन हमने एक्सटेंड किया ना, इसको काउंसिल बोलता है कि और एक्सटेंड करते जाओ, ये ओरिजिन वाले लाइन से मैच कराओ, ठीक है। और मैच कराने के बाद आप ए बी का डिस्टेंस देखो, ए बी का डिस्टेंस कितना हो रहा है। सो ए बी का डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, ओ बी का डिस्टेंस, ओरिजिन को हमेशा नीचे रखना है, तो ओरिजिन का डिस्टेंस कम हो रहा है, तो आपका आंसर जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। इसीलिए मैंने इलास्टिक बोला, ठीक है। तो आपका काउंसिल बोलता है कि आप लाइन को एक्सटेंड कीजिए और फिर ए बी डिवाइडेड बाई ओरिजिन से कैलकुलेट करो, डिवाइडेड बाई ओरिजिन, ओरिजिन वाला से कैलकुलेट करेंगे ना। ओरिजिन वाला लाइन छोटा है, ए बी लाइन बड़ा है, तो आपका आंसर मोर देन 1 आएगा, इलास्टिक होगा, ठीक है। बट आई एम टेलिंग यू, सिंपली आप ये याद रखना, क्योंकि वो आपको क्या करेंगे ना, वो डायग्राम दे देंगे, और डायग्राम देके इस तरीके का डायग्राम, जैसे यहाँ पे डायग्राम गिवन है ना, ये आपको इस टाइप का डायग्राम दे देंगे, और डायग्राम देके आपको पूछेंगे कि बताओ इलास्टिसिटी कितना है। तो आप अगर सिंपली मेरा ये शॉर्टकट भी याद रखोगे ना, तो काम चल जाएगा। आपको देखना है कि अगर एक्सटेंड करने से वाई एक्सिस पे आ रहा है इलास्टिक, अगर एक्सटेंड करने से एक्स एक्सिस पे आ रहा है इन इलास्टिक, और अगर ओरिजिन पे आ रहा है तो यूनिट इलास्टिक। अभी मैं बना के दिखा देता हूं, देखो वाई वाला तो हमने देख लिया, एक्स वाला देखते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज योर सप्लाई कर्व, ठीक है। आपको क्या करना है, हाँ एक प्राइस वाला ले लो, ठीक है। प्राइस, नीचे वाले को आपका काउंसिल बी बोल रहा है, ठीक है। आप बी बोलो, क्यू बोलो, जो बोलना बोलो। इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। एक्सटेंड करके यहाँ पे मैच कर रहा है, राइट। इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, कॉल दिस ओ। तो अभी इलास्टिसिटी निकालने के लिए आप ए बी बाई ओरिजिन से कैलकुलेट करेंगे, ओ बी, नीचे में हमेशा ओरिजिन से कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखोगे ओ बी जो लाइन है वो बड़ा है, लुक एट दिस, ओ बी का लाइन बड़ा है, और ए बी का जो डिस्टेंस है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ए बी का जो डिस्टेंस है वो छोटा है। तो न्यूमरेटर अगर छोटा है तो आपका आंसर लेस देन 1 आएगा, ठीक है।
इसीलिए इनइलास्टिक बोल रहे हैं। बट अगर आपको मेरा शॉर्टकट याद रहेगा ना, शॉर्टकट क्या है, वाई एक्सिस से टच करे तो इलास्टिक, एक्स एक्सिस से टच करे तो इनइलास्टिक। और अगर ओरिजिन से ही मैच कर जा रहा है, एक और बना देते हैं, ठीक है, लास्ट एक और बना देते हैं। सो इफ दिस इज मैचिंग विद द ओरिजिन, ठीक है, मान लो ये हमारा सप्लाई कर्व है एस एस, ठीक है, और ये हो गया पॉइंट बी, इसको हम लोग पॉइंट ओ बोल देते हैं। एंड नाउ लेट अस एक्सटेंड दिस, तो अभी इसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करने से अगर ये ओरिजिन पे ही मीट कर रहा है तो हमारा ए पॉइंट भी इधर आ रहा है, ओ पॉइंट भी इधर आ रहा है। फॉर्मूला क्या था, ए बी बाई ओ बी, ठीक है। तो आप देखोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आप देखोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए बी और ओ बी दोनों इक्वल है, और जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा आंसर इक्वल टू 1 आता है। तो हमारा आंसर इक्वल टू 1 आएगा। तो इसीलिए हम लोग यूनिट इलास्टिसिटी कहते हैं। आप मेरा ये शॉर्टकट लिख के भी काम चला सकते हैं, या फुल कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको इसको दोबारा देखना है तो इस पार्ट को दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ज्योमेट्रिक मेथड। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एवरी टॉपिक जो कि सिलेबस में है, फॉर योर एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसी वीडियो को पूरे अपने एग्जाम के लिए एक दो बार देख लिया तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी आप मेरे नोट से कवर कर लेना, ठीक है। एंड हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। एक और चीज आपको बता देते हैं, वो ये है कि आपके काउंसिल ने बोला है कि 4 चैप्टर्स, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, प्लस एक चैप्टर था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर बिहेवियर वाला, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर वाला। एक चैप्टर था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट, और एक चैप्टर जो मैंने आपको अभी कराया वो है सप्लाई। आपके काउंसिल ने बोला है कि ये जो 4 चैप्टर्स है, बहुत तेज आंधी आ रही है, ये जो 4 चैप्टर है ये मिला के 16 मार्क्स का आएगा, ठीक है। आपको बादल की आवाज, वो बिजली की आवाज सुनाई देगी। देखो काउंसिल ने बोला है कि ये 4 चैप्टर 16 मार्क्स का आएगा, तो ये 4 चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। सो मेक श्योर कि आप इसको ऐसा करें कि आपका 16 आउट ऑफ 16 यहाँ से स्कोर हो, ठीक है। जितना मैंने वीडियो में कराया है उन्हीं पार्ट्स को आप बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। आगे जाने से पहले आप पीछे वाले जो पोर्शंस है, ये पूरे पोर्शंस को आप आराम से एक दिन लेकर बैठो और सब कंप्लीट कर लो। मेरे नोट से कंप्लीट कर लो इन पूरे पोर्शंस को। मैंने नोट्स में हार्डली 15 से 16 पेजेस में कराया है, 15 to 16 पेजेस फॉर 15 to 16 मार्क्स। आई थिंक इट इज अ वेरी गुड डील। आपको इसको नोट से कवर कर लेना चाहिए, बट मोर इंपॉर्टेंटली आप पहले वीडियो से कंप्लीट कर लो, एंड ऐसा कंप्लीट करो कि आप इस पोर्शन से एक नंबर भी मत छोड़ना, ठीक है। कुछ ऐसा डिफिकल्ट है ही नहीं। ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये बहुत स्टूडेंट लोग को थोड़ा ऊपर से जाता है, तो इसको मैंने बहुत एग्जाम्पल ले लेके शॉर्ट में करके जितना डायग्राम, जितना वीडियोस पॉसिबल हो सकता है सब करके आपको समझाया है। प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन these 16 मार्क्स। पूरा 16 आउट ऑफ 16 यहाँ से स्कोर करना, ठीक है। इसको करने के बाद ही आप आगे चलना, ठीक है, बिकॉज आगे वाले पोर्शन थोड़े इजी है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन वो पोर्शन है जहां पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट देना है, ठीक है। बाकी आगे वाले पोर्शन इजी है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।